ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर AHDP के स्टूडेंट्स के लिए आज फिजियोलॉजी में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में रूमन लगभग जो है पिछले मेरे लेक्चर में हो गया था, पढ़ लिया था। अब आज हमने रूमन में गैसेज जो है वो इनकी परसेंटेज को हम देखेंगे। रूमन के पदार्थों का तापमान लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड अंडरलाइन करना तथा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 65%, मीथेन 25%, नाइट्रोजन 7%, ऑक्सीजन व कुछ मात्रा में हाइड्रोजन भी उपस्थित होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन फर्मेंटेशन जो होता है जब स्टोमक के अंदर, उसके परिणाम स्वरूप बनने वाली गैसें हैं। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भोजन में प्रयुक्त चारे के साथ पहुंचती है। सभी अकार्बनिक पदार्थ लार के द्वारा रूमन में पहुंचते हैं। तो अब आप देखें ये जो डायग्राम है आपका इसमें 117 पे, तो ये डायग्राम में देखिए दे रखा है ये टोटल प्रोटीन इन राशन हम लेते हैं, जिसमें ट्रू प्रोटीन है, नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन। तो ये सलाइवा के द्वारा जब हम मुख के द्वारा अंदर बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो इसमें जो ट्रू प्रोटीन है उसमें से लगभग 40% जो है बाईपास हो जाता है। बाईपास का मतलब ये होता है कि इसका बैक्टीरिया के द्वारा ब्रेक डाउन नहीं होता और इसकी आवश्यकता नहीं होती, और ये डायरेक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और ये ब्लड में चला जाता है और एनर्जी में काम आता है। अब जो हमारे पास जो 60% और NPN और N बचा, ये जो है हमारे पास इसमें बैक्टीरिया हैं जो ये दे रखे हैं यहाँ, ये बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंटेशन होता है और ये डाइजेस्टिबल टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स के अंदर चेंज हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। तो फर्मेंटेशन में अमोनिया गैस जो है प्रोड्यूस हो रही है, ओवरफ्लो जो होती है वो लीवर में और फिर ब्लड के द्वारा जो है इधर एक तरफ तो लीवर में कुछ एब्जॉर्ब होती है, बाकी जो है उसमें क्या होता है गुर्दे के द्वारा, ब्लड के द्वारा गुर्दे के द्वारा जो है यूरिन से एक्सक्रीट कर दी जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा का पूरा, और जो देखिए ऊपर उनकी यहाँ जो बैक्टीरियल प्रोटीन है जिनको जो बैक्टीरिया तोड़ते हैं, फर्मेंटेशन इनके द्वारा होता है जो, तो इसके टोटल जो है ये रूमन के अंदर ये प्रक्रिया चलती है और डाइजेशन होने के बाद में ये ब्लड में जो चली जाती है। और ब्लड में जाने के बाद में आपको पता है कि इसका जो है जो हम कहते हैं इसका प्रोडक्शन जो है अमीनो एसिड जो है इससे बनता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने अभी पीछे इसमें मेटाबॉलिज्म में हमने देखा कि चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो फैट है, तीनों का जब ये जो प्रोडक्ट लास्ट बनता है वो बनता है एसिटाइल कोए। अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया, पिछले लेक्चर में बताया एसिटाइल कोए बनता है, पीछे दे भी रखा है। तो वो एसिटाइल को जो है का निर्माण होगा और अब ये ब्लड के द्वारा जब ये सेल तक पहुंचेगा तो क्रेब साइकिल में एंटर हो जाएगा। और क्रेब साइकिल में आपको पता ही है, हमने पीछे पूरा पढ़ लिया कि किस तरह से वो एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है। तो ये नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन बाय रूमिनेंट्स, तो इसका आपने ये डायग्राम के द्वारा इन्होंने बहुत ही सुंदर इसको समझा रखा है। अब हम इसका नेक्स्ट जो सेगमेंट लेते हैं रेटिकुलम, ये है हनीकॉम कहते हैं। हनीकॉम इसलिए कहते हैं कि हनीकॉम मधुमक्खी के छत्ते की तरह से इसकी अंदर की बनावट होती है। यह रूमन के आगे बाईं ओर तथा डायफ्राम के पीछे की तरफ स्थित होता है। इसकी आंतरिक भित्ति पर मधुमक्खी के छत्ते के समान उभार पाए जाते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से रूमन व रेटिकुलम लगभग समान होते हैं। रेटिकुलम की संरचनाओं में कई बार ये जो है भगवान ने ऐसी एक व्यवस्था बनाई है। अब यहाँ से कोई भी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल होता है, कील वगैरह है या कोई और है, तो ये बाहर आगे नहीं जाएगा, ये यहीं फंस जाएगा इसके अंदर। तो ये एक तरह का छाननी है, छलनी कहते हैं जिसको। कई बार नुकीले पदार्थ, सुई, कील आदि फंस जाते हैं, जिनसे TP ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस, ट्रोमेटिक मैंने आपको समझाया था, ट्रोमा कहते हैं चोट को, ट्रोमेटिक चोट द्वारा, पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट, उसकी स्वेलिंग। तो जब इसके अंदर से, क्योंकि ये डायफ्रागम के पास होता है, अंदर जो है
बिल्कुल इसे टच करता हुआ ही हार्ट होता है। तो जैसे ही इसमें से कोई कील अगर डायरेक्शन उधर हो जाए हार्ट की तरफ, तो वो उसको चुभ जाती है, उसको डायफ्रागम को क्रॉस करके, तब ये टीपी यानी कि ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। तो ये जो रचना है इसके अंदर देखिए आप, रेटिकुलो ओमेजल ओपनिंग पाई जाती है, रेटिकुलो ओमेजल ओपनिंग। तो ये जो है, जो कम उम्र के पशुओं में रेटिकुलर इसोफेजियल ग्रूव, रेटिकुलर इसोफेजियल ग्रूव पाई जाती है, जो तरल भोज्य पदार्थों को सीधे ही ओमेजम या एबोमेजम में पहुंचा देती है। ये छोटे जानवरों में तो ये जो है, छोटे जानवरों में इस तरह की कंडीशन बनती है, लेकिन बड़े जानवरों में क्या है, लगभग इसको जब डीवर्मर देते हैं तब उस समय इसको जो है खोलते हैं, ताकि जो डीवर्मर जो दवाई है वो डायरेक्ट जो है एबोमेजम में चली जाए। तो उसके अंदर 10% जो है कॉपर सल्फेट को घोल करके 10 ml उस जानवर को पिला देते हैं, जिससे 5 सेकंड के लिए ओपन होती है और उसके बाद में बंद हो जाती है। कम उम्र के पशुओं में ऐसा होता है क्योंकि दूध होता है, उस खाना ऐसा कुछ नहीं होता जो ज़्यादातर रूमन में उसकी ज़रूरत पड़े। तो रूमन भी धीरे धीरे जो है वो उसमें डेवलप होता है। तो जब तक डेवलप होता है, जैसे ही डेवलप होता है तो हम छोटे जानवर को कुछ इस तरह का खिलाना चालू कर देते हैं जिससे वो जुगाली कर रहे हैं। अब इसके बाद में आता है ओमेजम। रेटिकुलम हमने पढ़ लिया, अब आ गया ओमेजम। इसको कहते हैं मैनीप्लाइज। अब मैनीप्लाइज का मैंने आपको बता दिया था। मैनीप्लाइज, देखिए प्लाइज का मतलब परतें। आपने देखा होगा हमारे यहाँ वुड प्लाई होती है, जिसमें उसमें कितनी परतें जो है वो फिक्स की जाती हैं, तब वो वुड जो प्लाई बनती है, जिस पर सनमाइका लगाते हैं हम। तो ये प्लाई का मतलब यूं आप याद रख लें कि ज़्यादा परतें इसके अंदर, तो इसके उसी तरह से परतें होती हैं इसके अंदर। यह एक गोलकार संरचना है जिसकी आंतरिक सतह पर बहुत सी परतें लेमिन पाई जाती हैं। इन परतों का विन्यास इस तरह का होता है कि ओमेजम में प्रवेश करने वाला भोजन ओमेजो एबोमेजल ओपनिंग तक पहुंच जाता है। ओमेजो एबोमेजल ओपनिंग तक पहुंच जाता है। इस दौरान भोज्य पदार्थों को अधिक क्षेत्रफल मिलता है, जिसके कारण 50% जल व अधिकांश वोलेटाइल फैटी एसिड अवशोषित हो जाते हैं। इसमें से ये क्रॉस सेक्शन ऑफ ओमेजम दिया गया है। रूमन रेटिकुलम ओमेजम की आंतरिक परत अंडरलाइन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, वह यह कोई विशेष स्राव नहीं करती। अब हमारे पास हम एबोमेजम, जिसको हम ट्रू स्टोमक कहते हैं, रूमिनेट्स का ट्रू स्टोमक, इसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक है फंडिक व एक है पाइलोरिक। फंडिक एवं पाइलोरिक दो भाग होते हैं। इसके आंतरिक परत कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलम खंबा यानी कि स्तंभाकार उपकला की बनी होती है, जो महत्वपूर्ण एंजाइम व रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है। एंजाइम व रासायनिक पदार्थ, केमिकल मैटर। इसकी आंतरिक सतह पर भी कुछ परतें पाई जाती हैं, लेकिन इनका आकार ओमेजम की तुलना में कम होता है। अब पाइलोरिक रीजन कौन सा है? जो पाइलर्स की तरफ है, पाइलोरस या पाइलोरिक वाल्व की तरफ है, यानी कि जो ड्यूडिनम की तरफ जाएगा, आंत की तरफ जो है, बड़ी आंत की तरफ जो खुलने वाला भाग है वो पाइलोरिक रीजन है। और फंडस जो है, फंडिक रीजन जो है वो दूसरा जो है बड़े वाला भाग है, जिसके अंदर ये परतें पाई जाती हैं, स्पाइरल फोल्ड पाए जाएंगे। फंडस ग्लैंड रीजन विद लार्ज स्पाइरल फोल्ड्स। इसकी ग्रंथियां अंडरलाइन कर लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्रावित करती हैं।
जिससे इसकी पीएच लगभग 2 के आसपास, अंडरलाइन करना, अम्लीय हो जाती है, 2 के लगभग। अब आप देखिए, इससे कंफ्यूज नहीं करें रूबन की पीएच और ये एबोमेजम की पीएच। इस कम पीएच के कारण रूमन से आने वाले सूक्ष्म जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोब्स हैं, एबोमेजम में ही खत्म हो जाते हैं। देखिए क्या सुरक्षा दी है ताकि ये एब्जॉर्ब ना हो जाएं, ब्लड में ना चले जाएं। तो यही ये जो एसिड अम्लीय जो इतना एसिडिक हो गया कि यहाँ ये ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि ग्रोथ नहीं करेंगे। इसकी ग्रंथियाँ, ये अंडरलाइन इसको पूरे को ये जो मैं 2 लाइनें बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन यूँ बनता है कई बार कि ये जो पोर्शन है, ये जो पेट है, ये इतना कुछ पचा जाता है। जैसे जो नॉन वेज हैं वो नॉन वेज खाते हैं तो उसको भी पचा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि जब पेट भी एक तरह का मांस ही है तो ये क्यों नहीं अपने आप में जो है वो पच जाता, तो ये खत्म ही क्यों नहीं हो जाता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें जवाब है, इसकी ग्रंथियाँ म्यूकस भी स्रावित करती हैं, जो इसकी भीतरी सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाए रखता है, जिससे इसकी भीतरी की पाचन रसों, डाइजेस्टिव जूस से सुरक्षा होती है, और वो डाइजेस्टिव जूस जो हैं वो इसको डाइजेस्ट नहीं करते। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको बड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये 2 लाइनें अंडरलाइन कर लेना। एबोमेजम नॉन रूमिनेंट्स के अमाशय के फंडिक पार्ट से मिलता जुलता अंग होता है। इसकी भीतरी परत जो है जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस स्रावित करती है, जिसमें विभिन्न आयन इलेक्ट्रोलाइट्स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजन या पेप्सिन आदि होते हैं। इसकी अम्लता प्रजाति के अनुरूप जो है वो बदलती रहती है। नॉन रूमिनेंट्स या मोनोगैस्ट्रिक पशुओं में इसकी पीएच और भी कम होती है, अतः यह अधिक अम्लीय होती है। अतः मांसाहारी पशुओं के अमाशय की पीएच, अंडरलाइन करना इनको, ये मैं इसलिए आपको अंडरलाइन करने की बातें कर रहा हूँ, इनको ये आप ध्यान में रखोगे तो कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस में, ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में इन चीज़ों को जो है वो कवर कर लिया जाता है, पूछा जाता है। अतः मांसाहारी पशुओं के अमाशय की पीएच शाकाहारी पशुओं के अमाशय की तुलना में अधिक अम्लीय होती है, ये ध्यान रखना। शाकाहारी पशु में भोजन अमाशय में अधिक दिनों तक रह सकता है, जबकि मांसाहारी पशु में प्रत्येक भोजन के बाद अमाशय खाली हो जाता है। तो ये जो पोर्शन है इन्होंने यहाँ दिखाए हुए हैं, तो ये इसोफेजियल रीजन बताया है, इसका डायग्राम ऑफ जोन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टोमक। तो यहाँ देखिए इसोफेजियल रीजन है जो इसोफेगस की तरफ से है, इधर देखिए इसोफेगस इसमें खुल रहा है, और फंडिक ग्लैंड रीजन है जिसको हम कार्डियक रीजन, और ये इसके बाद में आता है पाइलोरिक ग्लैंड रीजन। तो ये ड्यूडिनम की तरफ है, ये मैंने आपको पहले इस बात में इसको समझा दिया। तो ये जो फ्रंटल सेक्शन ऑफ स्टोमक, इसके अंदर जो है ये जो ग्लैंड्स जो दिखाई गई हैं, ये इधर इसमें पाइलोरिक ग्लैंड रीजन है, पाइलरस है, डाइवर्टिकुलम, ड्यूडिन नहीं है, डाइवर्टिकुलम का मतलब है डाइवर्शन देना। जैसे यूँ आप समझ लो कि किसी कैनाल को डाइवर्ट करना है, कैनाल को, जैसे ये कैनाल सीधी जा रही है तो उसको यूँ डाइवर्शन दे दिया, तो ये डाइवर्टेड।
डाइवर्टिकुलम ड्यूडिनाई। तो इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह की अंदर स्ट्रक्चर होती है, तो उसको डाइवर्टिकुलम ड्यूडिनाई जो है कहा जाता है। आमाशय में उपस्थित अर्ध ठोस सेमी सॉलिड व लसलसे पदार्थ को काइम कहते हैं, अंडरलाइन। इस सब में मुझे यही इम्पोर्टेंट लगा कि आप काइम जो है वो ध्यान में रखें। CHYME कहते हैं जो भोजन, लार व जठरस का मिश्रण होता है। कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक स्क्रीशन। कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक स्क्रीशन। तो आज मैं समझता हूँ कि इतना ही हमारे लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि 2-3 पोर्शन हो गए हैं इसके, तीनों हमने जो अच्छी तरह से इसको ध्यान में पढ़ लें। इसके ये हम जो है ना हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कर लें। कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक स्क्रीशन, जठर स्राव का नियंत्रण फिर कैसे होता है। जैसे ये स्क्रीशन होना शुरू हो गया तो कम से कम इसको रोकता तो होगा ना कोई, तो ये आगे हम इसकी प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।